नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में और उसमें भी अपन लोग सामान्य ज्ञान में संविधान के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो देखें, ये दिल्ली पुलिस की किताबें हैं जिनका आप अध्ययन करें। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 क्वेश्चन 1, भारत के राष्ट्रपति को उसके समस्त कार्यों में सहायता तथा सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। संबंधित प्रावधान का उल्लेख कौन किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 77। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? इस बात का उल्लेख आर्टिकल 74 में है। और देखें 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, इसके तहत ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए क्या है? बाध्य है। यानी राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और इसके तहत यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। महान्यायवादी का क्या है जी? उल्लेख है। तो ये पूछा जाए कि महान्यायवादी का उल्लेख यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होता है? महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। आर वेंकट रमणी। और महान्यायवादी भारत सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जी? राष्ट्रपति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से भी कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन ध्यान रखें, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेता, प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेता है। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? ये बातें कौन से में है? अनुच्छेद 75 में है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र में मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया? यानी मंत्रिपरिषद के आकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा परिसीमित किया गया? ऑप्शन ए है 73वां संविधान संशोधन, बी है 74वां संविधान संशोधन, सी है 91वां संविधान संशोधन और डी है 92वां संविधान संशोधन। तो मंत्रिपरिषद के आकार को केंद्र में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा परिसीमित किया गया जी? 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2003 में हुआ है। इसके तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% मंत्री होंगे। यानी लोकसभा की सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत मंत्री होंगे? 15% मंत्री तय कर दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी प्रतिशत होगी? केंद्र में 15% होगी। ये बात कौन से आर्टिकल के द्वारा, यानी कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जी? 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। इसी प्रकार है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 73वां संविधान संशोधन
92 में हुआ और इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी प्रकार एक संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन, इसके तहत, और 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ जी? 1992 में। इसके तहत नगर पालिकाओं को भी क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी प्रकार है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ जी? 2003 में हुआ। इसके तहत मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में तो कितनी थी जी? 14, जबकि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसलिए 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषाएं जोड़ी गई। क्वेश्चन 3, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा और डी है राज्यसभा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है जी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं जी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 153, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 154, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 155 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 156। तो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है जी? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख आर्टिकल 155 में है। इसी प्रकार एक आर्टिकल है आर्टिकल 153। 153 में क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 में है। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 ईस्वी में। इसके तहत कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। यानी पहले तो क्या था कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। और बाद में क्या कहा गया कि नहीं 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। और ये बात 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा संशोधन करने के बाद में की गई। इसी प्रकार है आर्टिकल 154, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है जी? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। जबकि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जबकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 154 में है। इसी प्रकार है अनुच्छेद 156, यानी 156 में क्या है? राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल। यानी राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। क्वेश्चन 5, सुमेलित कीजिए। तो देखें, ए राज्यपाल का कार्यकाल, बी राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, सी राज्यपाल की नियुक्ति और डी है राज्य की कार्यपालक शक्ति। तो देखें, राज्यपाल का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है जी? अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 156
156 में है। इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, यानी राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। इसी प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 155 में है। इसी प्रकार है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 154 में है। तो अपने ऑप्शन हो गए 3, 1, 3, 1, 2, 4। तो कौन सा आंसर हो गया जी? आंसर डी हो गया। यानी राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है, राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 159 में है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। ये बात अनुच्छेद 154 में है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल, डी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है जी? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 7, भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी राज्यपाल से संबंधित कथन कौन से हैं? नंबर 1, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। कथन 2, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कथन 3, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो देखें यहां पर है राज्यपाल की योग्यता से संबंधित, यानी राज्यपाल की योग्यता से संबंधित, और राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जी? अनुच्छेद 157 है। यानी राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 157। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कितनी योग्यताएं हैं? सिर्फ 2 योग्यताएं हैं। कौन कौन सी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो देखें ऑप्शन ए है वह जन्म से भारत का नागरिक होना। जन्म से नहीं, इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। कहा गया है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तो देखें ये गलत है। उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए जी? 35। तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये बात सही है कि वह एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। तो अपना कथन कौन सा सही है जी? केवल 3 सही है। 1 व 2 दोनों क्या हैं? गलत हैं। यानी वह जन्म से भारत का नागरिक हो, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं है। और राज्यपाल की योग्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है जी? अनुच्छेद 157 है। क्वेश्चन 8, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? यानी ऑर्डिनेंस, राज्यपाल द्वारा ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 200, बी है अनुच्छेद 201, सी है अनुच्छेद 213 और डी है अनुच्छेद 233। तो देखें अपना आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 213। यानी जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो उस समय राज्यपाल क्या जारी करता है जी? अध्यादेश जारी करता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत? 213 के तहत। और अध्यादेश कब पास हो जाना चाहिए? ये अध्यादेश जब विधानसभा का सत्र चले उसके शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ये अध्यादेश क्या होना चाहिए जी? पास होना चाहिए।
यानी विधानमंडल के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ये क्या हो जाना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत। और कौन जारी करता है, राज्यपाल, और जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो उस समय। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है, यानी किसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। तो देखें, ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी है विधानसभा, सी है ग्राम पंचायत और डी है विधान परिषद। तो देखें, राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसी प्रकार विधानसभा क्या हो सकती है जी, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत है और एक है विधान परिषद। तो किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता, यानी विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 10, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। ऑप्शन ए है 1/16, बी है 1/3, सी है 1/12 और डी है 1/6। तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जी, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। और जिनका कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता में क्या हो, योगदान हो, उन 1/6 सदस्यों को राज्यपाल राज्य विधान परिषद में क्या करता है जी, मनोनीत करता है। जबकि जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है उसमें 4 ही बातें हैं, कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा। जबकि जो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करता है उसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में उनका क्या हो, योगदान हो। क्वेश्चन 11 है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लगाई गई है, यानी निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक कौन से संविधान संशोधन द्वारा लगाई गई है। तो देखें, 52वां संविधान संशोधन, बी है 86वां संविधान संशोधन, सी है 61वां संविधान संशोधन और डी है 73वां संविधान संशोधन। तो दल बदल पर रोक 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा लगाई गई है। और दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है जी, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 10वीं अनुसूची। और निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लगाई गई है। इसी प्रकार है 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ जी, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसी प्रकार है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989 में लागू हुआ। इसके तहत मतदाता की जो न्यूनतम आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष थी। मतदाता की जो न्यूनतम आयु कितनी वर्ष थी जी, 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। यानी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई है, 18 वर्ष। इसी प्रकार है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन 12 है, विधानसभा के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, यानी विधानसभा के गठन का उल्लेख। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 168, बी है अनुच्छेद 169, सी है अनुच्छेद 170 और डी है अनुच्छेद 171। तो कौन से अनुच्छेद के तहत विधानसभा के गठन का उल्लेख किया गया है, तो विधानसभा के गठन का उल्लेख कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है जी, विधानसभा के गठन का उल्लेख
आर्टिकल 170 के तहत किया गया है। इसी प्रकार है आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 में विधान मंडल के गठन का उल्लेख है। विधान मंडल के गठन का उल्लेख है। और विधान मंडल किस किस से मिलकर बनता है? विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर क्या बनता है जी? विधानमंडल। विधानसभा, विधान परिषद एवं राज्यपाल। लेकिन विधान परिषद वर्तमान में सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है जी? 6 राज्यों में। मैं आपको बता दूं, एक सूत्र होता है, आम यूपी में बिकते हैं, आम यूपी में बिकते हैं। यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी के राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है, और जहां पर एक सदन है उसका नाम क्या होगा? विधानसभा होगा। और 6 राज्यों में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक व तेलंगाना। इसी प्रकार है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन व समाप्ति का उल्लेख किया गया है। यानी विधान परिषद के गठन व समाप्ति का बात कौन से आर्टिकल में है जी? 169 में है। क्वेश्चन 13 है, किसी भी राज्य की विधानसभा में क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है। यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए है 260, बी है 560, सी है 250, डी है 580। तो अधिकतम व न्यूनतम कितनी हो सकती है जी? किसी भी राज्य की अधिकतम सदस्य संख्या, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 व न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। जबकि वर्तमान में भारत के किस राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें हैं? वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। कितनी जी? 403। जबकि न्यूनतम कितनी है जी? न्यूनतम सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 32। जबकि जो पांडुचेरी है वहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? वहां पर 30 सीटें हैं। जबकि हो कितनी सकती है? न्यूनतम 60। यानी ये जो है ये अपवाद हैं। ये क्या है? अपवाद है। तो ये पूछा जाएगा अधिकतम व न्यूनतम कितनी हो सकती है? 500 व 60। वर्तमान में किस राज्य की सबसे अधिक है? यूपी में 403। जबकि सबसे कम किस में है? सिक्किम में 32 है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। 2, राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देखें, मैं आपको बता दूं, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है जी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अपने कथन कौन से हैं जी? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। तो सामूहिक रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है जी? विधानसभा के। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसी प्रकार राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? न तो 1 और न ही 2 सही है। क्वेश्चन 15 है, राज्य मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के द्वारा इस्तीफा देने पर मंत्री परिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी एक मंत्री ने यदि इस्तीफा दे दिया तो मंत्री परिषद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखें, ऑप्शन ए है मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, बी है मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा, सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी है इनमें से कोई नहीं। यानी एक मंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्री परिषद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है तो मंत्री परिषद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन
यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। क्वेश्चन 16 है, राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा परिसीमित किया गया है। इन राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा परिसीमित किया गया है। ऑप्शन ए है 91वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003, 93वां संविधान संशोधन 2005 और 95वां संविधान संशोधन 2009। तो देखें, राज्यों की मंत्रिपरिषद के आकार को 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या किया गया है, परिसीमित किया गया है। देखें, ये राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, तो विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% या 12 जो भी अधिक हो, यानी या तो मंत्री कितने होंगे 15% या 12, इनमें से जो भी अधिक होगा वो नियम लागू होगा। ये 12 है, सदस्य संख्या 12 है, 12% नहीं है, 12 है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गोवा में कितनी सीटें हैं जी विधानसभा की, 40, तो इसका 15% क्या होगा, इसका 15% कितना होंगे, कितने मंत्री बने, 6। तो ऐसी स्थिति में वहां पर मंत्रियों की संख्या कम से कम कितनी होगी, 12 होगी। तो कहने का अर्थ है कि या तो 15% या 12 जो भी अधिक हो। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जी, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 17, संसदीय सचिव के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, बी है मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं, सी है संसदीय सचिव राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा संसदीय सचिव को बर्खास्त किया जा सकता है। तो देखें, मैं बता दूं, संसदीय सचिव की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री करता है और संसदीय सचिव को शपथ भी कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री दिलाता है। और संसदीय सचिव को बर्खास्त भी कौन कर सकता है, मुख्यमंत्री। यानी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री, शपथ भी मुख्यमंत्री और बर्खास्त भी संसदीय सचिव को कौन करता है जी, मुख्यमंत्री। इसलिए इससे संबंधित कौन सा कथन हो गया, गलत। असत्य कथन ये है कि संसदीय सचिव राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी। जबकि ए, बी और डी तीनों कथन अपने क्या है, सत्य हैं। क्वेश्चन 18 है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। ऑप्शन ए है 35 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए जी, 25 वर्ष। जबकि ये पूछा जाए कि न्यूनतम कितनी यानी अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम फिक्स नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष। इसी प्रकार राज्यसभा एवं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। जबकि लोकसभा व विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। वह स्थानीय स्वशासन के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जी, 21 वर्ष होनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।